दोस्तों नमस्कार। चार राज्यों के विधानसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं, जिसको कहा जा रहा था 2024 का सेमीफाइनल। और इस सेमीफाइनल में भारतीय जनता पार्टी ने 3-1 से बाजी मार ली है। जी हाँ, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के हिंदी भाषी राज्यों को जीतकर भाजपा ने तीन राज्यों पर अपना कब्जा कर लिया है। जबकि जो दक्षिण भारत का हिस्सा है तेलंगाना, वहाँ पे कांग्रेस ने वो राज्य में अपना कमबैक करके, उस राज्य में अपनी वापसी करके वहाँ पे अपनी सरकार बनाने के लिए उतने नंबर की सीट्स वहाँ पर जीत ली है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि 3-1 से भारतीय जनता पार्टी जो है वो कामयाब रही इस सेमीफाइनल में, जो 2024 में आम चुनाव होने वाले हैं उसके लिए। और जो हिंदी भाषी क्षेत्र के तीन प्रमुख राज्य हैं जहाँ से काफ़ी लोकसभा की सीटें भी आती हैं, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो, वहाँ पर भाजपा ने बाजी मार ली है। और ये इसलिए भी बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि इनमें से जो दो राज्य हैं, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, यहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी, जिसे हटाकर भारतीय जनता पार्टी अब अपनी सरकार बना रही है। जबकि मध्य प्रदेश में भी पिछले बार कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन वो पूरे अपने कार्यकाल को पूरा नहीं कर पाई और फिर से वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। और एंटी इनकम्बेंसी की बात बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो रही थी, लेकिन उसको खारिज करके भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में भी अपनी सरकार बना ली। तो न सिर्फ राजस्थान की जो परिपाटी रही है हर 5 साल में सरकार बदलने की, वो एक बार फिर से सही साबित हुई। मध्य प्रदेश में जब सारे लोग ये सोच रहे थे कि शायद ये 20 साल हो गए अब इस सरकार को, अब इस सरकार को चले जाना चाहिए, अब बदलाव होगा और पिछले बार की जो कसर रह गई थी वो शायद कांग्रेस पूरी कर देगी, उसको भी उन्होंने झूठा साबित करके पिछले बार से और ज़्यादा सीटें जीत ली वहाँ पर 163 से। और सभी जो पॉलिटिकल पंडित हैं उनको एक तरीके से शॉक कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी काम नहीं करती है, और करती भी है तो उसे वो किस तरीके से दूर कर सकते हैं, इस खेल में वो इस कदर माहिर हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात जो छत्तीसगढ़ की बात है, छत्तीसगढ़ में पिछले बार जिस तरीके से 70 से अधिक सीटों के साथ कांग्रेस की सरकार बनी थी और इतनी पॉपुलर गवर्नमेंट, जिसे किसी भी एग्जिट पोल ने ये नहीं कहा था कि ये सरकार जाने वाली है, और हर एक एग्जिट पोल और हर एक जो पॉलिटिकल पंडित थे वो ये सोच रहे थे कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार फिर से आने वाली है। भले ही सीट कम या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन किसी को भी अंदेशा नहीं था कि वहाँ पर कांग्रेस की सरकार को इस तरीके से जाना पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। तो दोस्तों, इन तीन राज्यों में जो सबसे स्पेशल चीज़ ये लगी कि इतनी पॉपुलर गवर्नमेंट छत्तीसगढ़ की, जिसके बारे में सभी का जो पॉजिटिव आउटलुक था, सभी की राय जो थी एक तरीके से थी वापस आने वाली है, उसे किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने सारे विपरीत परिस्थितियों के बावजूद इतनी पॉपुलर गवर्नमेंट को पलटने में कामयाब रही। और न सिर्फ पलटा बल्कि लगभग 54 सीटों के साथ उन्होंने जीत दर्ज की है और कांग्रेस की सरकार को वहाँ से हटा दिया है। तो इस बारे में चर्चा करना इसलिए बहुत आवश्यक हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी और साथ ही साथ कांग्रेस की कमजोरियां किस तरीके से इस चुनाव को इतना इंटरेस्टिंग बना दिया था। तो उसके बारे में ये वीडियो है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने खेल पलटा छत्तीसगढ़ में। तो ये छत्तीसगढ़ के, अगर हम पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी की बात करें भारतीय जनता पार्टी की और कांग्रेस की, तो इससे काफ़ी हद तक समझ आ जाती है कि दोनों पार्टी किस तरीके से परफॉर्म करती है, किस तरीके से पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी तैयार करती है। और इसमें हम ये भी देखेंगे कि काफ़ी गहराई के साथ कि कौन कौन से ऐसे इश्यूज रहे जिस पे भारतीय जनता पार्टी ने काम किया और जिसकी मदद से भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पर कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंका, इतनी बहुमत की सरकार को वहाँ से हटाने में वो कामयाब रहे। तो आइए देखते हैं बारी बारी से ऐसे 5 कारण जिन्होंने मदद की है भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में अपनी नई सरकार बनाने में। तो आइए देखते हैं वो 5 कारण कौन कौन से हैं। सबसे पहला कारण है जो कांग्रेस की सरकार थी, जो भूपेश बघेल की सरकार थी, उसके खिलाफ भारी एंटी इनकम्बेंसी। जी हाँ, एंटी इनकम्बेंसी मतलब सरकार विरोधी लहर।
4 साल तक तो इतना ज़्यादा किसी को पता नहीं चला था, और दबे ज़मान पे जो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे वो भी इतने ज़्यादा उत्साहित नहीं थे कि शायद यहाँ के परिणाम बदल सकते हैं छत्तीसगढ़ के, क्योंकि बहुत भारी बहुमत की सरकार है और इनके जो स्कीम्स हैं, प्रो पीपल स्कीम्स है, वेलफेयर स्कीम्स है छत्तीसगढ़ सरकार की, कांग्रेस सरकार की, उसका बेनिफिट हर एक व्यक्ति को, हर एक वहाँ के सिटीजन को, छत्तीसगढ़ के रहवासी को मिल रहा था। उसमें कांग्रेस पार्टी के लोग भी शामिल थे और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी शामिल थे। तो इस प्रकार के इतने सारे पॉपुलिस्ट और वेलफेयर स्कीम्स के साथ किसी को भी अंदेशा नहीं था कि इस तरीके से वहाँ पे सरकार जा भी सकती है। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी एक ऐसी चीज़ है जो दबे पांव आती है और सब कुछ तबाह करके चली जाती है। तो आप ये देखिए कि खुद कांग्रेस पार्टी ने अपने 22 विधायकों का चेहरा बदला, अपने 22 विधानसभा सीटों पर अपने विधायक के जो पहले एमएलएस थे उनको हटाकर नए प्रत्याशी डाले। इसका मतलब कांग्रेस पार्टी भी ये मानती थी कि विधायकों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, और इस हद तक है कि यदि हम प्रत्याशी नहीं बदलते, क्योंकि 22 प्रत्याशी बदलना अपने आप में कोई छोटी मोटी बात नहीं है जब तक कि कोई स्ट्रॉन्ग मैसेज ना हो, स्ट्रॉन्ग कारण ना हो। तो 22 प्रत्याशी बदलना ही दिखाता है कि कांग्रेस को भी ये पता थी कि एंटी इनकम्बेंसी है और सरकार के खिलाफ भले मत हो, लेकिन जो व्यक्तिगत विधायक हैं उनके कामकाज को लेकर, उनके व्यवहार को लेकर, उनके एक परफॉर्मेंस को लेकर डेफिनेटली एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, चाहे वो ग्रास रूट के लेवल पे हो, वोटर्स के लेवल पे हो, या जिस तरीके से उनका फीडबैक आया होगा। तो 22 विधायक तो वो बदलने में कामयाब रहे, लेकिन जो मिनिस्टर्स की बारी आती है कि जो 13 मंत्री थे भूपेश बघेल जी की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में, उसमें से 9 मंत्रियों का हार जाना ये दिखाता है कि एंटी इनकम्बेंसी कितना हाई था, कि जो डिलीवर करने के पोजीशन में थे, जिनसे अपेक्षा की गई थी, जनता की अपेक्षा थी, सरकार की अपेक्षा थी, संगठन की अपेक्षा थी कि मंत्री तो कम से कम अपनी सीट बचाने में सफल रहेंगे, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी की हालत ये रही, एंटी इनकम्बेंसी की इंटेंसिटी ये रही कि न सिर्फ मंत्री, 9 मंत्री जो दिग्गज मंत्री थे वो अपनी सीट बचा नहीं पाए, साथ ही साथ जो प्रदेश अध्यक्ष बने थे, नए नए प्रदेश अध्यक्ष बने थे दीपक बैज जी, वो भी अपनी सीट नहीं बचा पाए, डिप्टी सीएम अपनी सीट नहीं बचा पाए, टीएस सिंहदेव जी, राज्य के गृह मंत्री अपनी सीट नहीं बचा पाए, ताम्रध्वज साहू जी। तो ये दिखाता है कि एंटी इनकम्बेंसी कितनी हाई थी और किसी ना किसी तरीके से कांग्रेस की सरकार इसे भांप नहीं पाई कि इतनी बड़ी तादाद में भी क्या एंटी इनकम्बेंसी हमारे खिलाफ है। तो पहला कारण है भूपेश बघेल के खिलाफ भारी एंटी इनकम्बेंसी, जिसे सरकार ठीक से समझ नहीं पाई, और ये दिखाता है कि आपका जो जुड़ाव है ज़मीन के साथ वो कहीं ना कहीं मिसिंग था, और आप सही मैसेजिंग जो थे, चाहे आपके स्ट्रैटेजिस्ट हों, चाहे आपके चुनाव समिति हों, चाहे इसके जो भी जिम्मेदार लोग थे, चाहे आपकी सर्वे रिपोर्ट्स हो, उसको इस तरीके से भांप नहीं पाई कि किस तरीके से इस एंटी इनकम्बेंसी को हम दूर करें, और साथ ही साथ इसके ऊपर क्या हम एक्शन लें ताकि इसे कम कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न रहा कांग्रेस की सरकार जाने का और भारतीय जनता पार्टी के जीत के पीछे। दूसरी जो वजह है भारतीय जनता पार्टी के जीत के पीछे, जो सबसे बड़ी दूसरी वजह है, वो है कांग्रेस के आदिवासी वोटरों का छिटक जाना। पिछले बार हर एक तबके ने, हर एक वर्ग ने, हर एक क्षेत्र ने कांग्रेस पार्टी को बड़ी उम्मीद के साथ वोट दिया था 15 साल के भारतीय जनता पार्टी के शासन के बाद। लेकिन जब से ये सरकार बनी थी, जब से कांग्रेस ने एक भारी बहुमत की सरकार बनाई और जब से चीफ मिनिस्टर डिक्लेयर हुए, तब से किसी न किसी तरीके से कुछ ना कुछ विवाद जो है वो चल ही रहा था। चाहे वो 2.5 साल के सीएम की बात हो, चाहे ताम्रध्वज साहू जी के सीएम की रेस में सबसे आगे चलने की बात हो, जिससे कि शुरुआत में जो साहू समाज है उसकी काफ़ी अपेक्षा थी कि इस बार शायद चीफ मिनिस्टर हमारा होगा। ओबीसी बहुल राज्य है और ओबीसी में जो सबसे बड़े जो रिप्रेजेंटेटिव है वो साहू समाज है, तो उनकी भी अपेक्षा थी एक। तो हर एक वर्ग ने, चाहे आदिवासी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे किसी भी वर्ग ने हो, आप रायपुर की सीट्स देख लीजिए जिसमें से
सभी सीटों पर कांग्रेस के विधायक जीत के आए। तो शहरी क्षेत्रों में भी लोगों ने हर एक वर्ग के लोगों ने कांग्रेस को प्रतिनिधित्व दिया था। लेकिन इस बार आप देखिए, छत्तीसगढ़ में कुल 29 आदिवासी सीट्स हैं, उनमें से इस बार कांग्रेस जो है सिर्फ 11 सीटों पर सिमट कर रह गई और 17 सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी जीतकर आगे निकल गई और एक जो सीट है वो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को गई है। तो आप सरगुजा संभाग के हालात देखिए कि वहाँ से कांग्रेस पूरी तरीके से साफ हो गई। नीचे बस्तर में जो 12 सीट हैं उसमें से 9 सीट में से कांग्रेस जो है वो हार गई सीट और सिर्फ 3 में सिमट के रह गई है। तो एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जो धर्मांतरण का मुद्दा उठाया था इन आदिवासी क्षेत्रों में, वो उनके लिए काम कर गया। तो नारायणपुर से लेकर जो उनकी ये विरोध प्रदर्शन थे, यात्राएं थी और जो उनकी मैसेजिंग थी एक तरीके से लेकर कि धर्मांतरण का मुद्दा है, काफ़ी है और आदिवासी और ईसाई समाज में एक तरीके से जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको लेकर जो उन्होंने नैरेटिव बिल्ड किया था वो एक्चुअली काम कर गया और उससे आदिवासी वोट जो है वो कांग्रेस से निकलकर बीजेपी की तरफ चले गए। सरगुजा में सबसे बड़े नेता जो हैं कांग्रेस के डिप्टी सीएम छत्तीसगढ़ के थे जो टीएस सिंहदेव जी। तो काफ़ी अपेक्षा थी सरगुजा के संभाग को भी कि वो अगर सीएम बनेंगे तो उनके क्षेत्र का भी कुछ ना कुछ अच्छा होगा और उनके क्षेत्र को भी उस तरीके से मान सम्मान मिलेगा। लेकिन टीएस सिंहदेव जी को ही मान सम्मान नहीं मिल पाया पूरे 5 साल और सभी जानते हैं कि किस तरीके का एक टसल चल रहा था दोनों बड़े नेताओं के बीच, जिसमें से विधायकों की दिल्ली परेड भी कराई गई थी एक समय में। तो काफ़ी हद तक निराशाजनक था लोगों के लिए और इसलिए वो भी ठीक तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाए और उसका नतीजा है कि आदिवासियों के साथ जो कनेक्ट है वो कहीं ना कहीं छूट गया और कांग्रेस ने ये जो नारायणपुर वाली घटना घटी थी जिसके कारण इतना विरोध प्रदर्शन हुआ था आदिवासियों और ईसाइयों के बीच, जो एक नैरेटिव तैयार किया था भारतीय जनता पार्टी ने, इसमें बहुत ज़्यादा वो खुलकर सामने नहीं आ पाई। काफ़ी हद तक तटस्थ रहे या इसे इग्नोर करने की कोशिश किया कि छत्तीसगढ़ में शायद वो पोलराइजेशन नहीं होगा ये सोचकर। लेकिन इसके बावजूद बीजेपी पोलराइज करने में और ये नैरेटिव को आगे तक ले जाने में, काफ़ी गहरे तक ले जाने में सफल रही और इससे जो आपका आदिवासी वोटर है वो कहीं ना कहीं आपसे छिटक कर बीजेपी के पास चला गया और बीजेपी ने इस तरीके से भारी जीत दर्ज की। तीसरा जो कारण है, तीसरी जो वजह है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की, वो है बीजेपी का महिला वोटरों पर फोकस। कांग्रेस ने शुरू से जो पॉलिटिकल गेम खेला था, जो पॉलिटिकल स्टैंड लिया था छत्तीसगढ़ में, वो था एक नया कम्युनिटी उन्होंने फोकस किया था, वो था किसानों की कम्युनिटी। तो कितने किसानों के लिए स्कीम्स हो सकते हैं, कितने किसानों को वो लाभ दे सकते हैं अपने स्कीम से, कैसे उन्हें बोनस देना है, कैसे धान की खरीदी करनी, तो उनका बहुत बड़ा फोकस जो था वो किसानों पर रहा। अब बीजेपी शुरू से आखिरी तक इसका काट ढूंढते रही और इसका काट वो ढूंढ कर लाई अपने पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश से, जहाँ पे लाडली बहन योजना चलती है और काफ़ी श्रेय जो इस चुनाव में जीत का दिया जा रहा है बीजेपी को, वो उसी लाडली बहन योजना को दिया जा रहा है, शिवराज सिंह जी के स्कीम को। तो उसी की कॉपी करके यहाँ उन्होंने महतारी वंदन योजना जो है वो लेकर यहाँ पे उसकी घोषणा की अपने घोषणा पत्र में और करीब करीब 50 लाख के फॉर्म्स भराए गए हैं ऐसा कहा जाता है। और ये मुमकिन भी है क्योंकि बीजेपी और आरएसएस का जो नेटवर्क है ग्रास रूट तक, तो उसमें वो बहुत ही दृढ़ता के साथ इन चीज़ों पर वो काम करते हैं। तो महिलाओं को उन्होंने लुभाने का काम किया। इसके अलावा जो बीपीएल परिवार में उन्होंने प्रोत्साहन राशि जो 1.5 लाख रुपए की बात की, वो भी काफ़ी अट्रैक्ट कर गई महिलाओं को। और इस तरीके से उन्होंने जो एक तबका है, 2 करोड़ से ज़्यादा वोटर है, उसमें से 1 करोड़ से जो ज़्यादा वोटर है महिला, वो महिलाओं को उन्होंने कैप्चर करने का प्रयास किया, उन महिलाओं के साथ उन्होंने कनेक्ट करने का काम किया और आखिर में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाजपा के पक्ष में वोट डाला है और कांग्रेस वहाँ पर मिस कर गई। कांग्रेस आई इस घोषणा में भी, उन्होंने अपने तरफ से भी घोषणा की महिलाओं के लिए प्रोत्साहन राशि देने का, लेकिन तब तक देर हो गई थी और जो सारा समर्थन था महिलाओं का वो चला गया भारतीय जनता पार्टी को। तो एक तरीके से महिला वोटर पर जो फोकस था भाजपा का, उसने बहुत मदद की ये चुनाव जीतने के लिए छत्तीसगढ़ में। चौथी जो वजह है छत्तीसगढ़ में भाजपा की जीत का, वो है कि भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग सीट के हिसाब से अपनी रणनीति बनाई थी।
उन्होंने छत्तीसगढ़ चुनाव को एक छत्तीसगढ़ चुनाव की तरह नहीं लड़ा, उन्होंने बिना चेहरे के चुनाव लड़ा। 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे रमन सिंह जी, लेकिन उनके चेहरे को भी इस्तेमाल नहीं किया। तो उन्होंने एक एक सीट के हिसाब से रणनीति बनाई, क्योंकि वो जानते थे कि संगठन के मामले में कांग्रेस उनका मुकाबला नहीं कर सकती, स्ट्रैटेजी के मामले में कांग्रेस उनका मुकाबला नहीं कर सकती है। इसीलिए उन्होंने सीट दर सीट उन्होंने रणनीति बनाई। तो इसका एक आप उदाहरण देख सकते हैं कि भाजपा की पहली लिस्ट आ गई थी 17 अगस्त को। मतलब जब उन प्रत्याशियों को भी पता नहीं था कि उनके नाम डिक्लेयर होने वाले थे, उस समय से वो लिस्ट भारतीय जनता पार्टी ने डिक्लेयर कर दी थी, और बहुत सोच समझकर रणनीति के तहत इस तरीके से उन्होंने काम किया था। अब आप दो मंत्रियों को देख लीजिए, मोहम्मद अकबर जी और रविंद्र चौबे जी की सीट में। तो मोहम्मद अकबर जी जो बड़े ही पॉपुलर मंत्री थे, और एक तरीके से उनका भी एक हिस्ट्री रहा है जीत का अपने विधानसभा से, कवर्धा से, लेकिन वहाँ पे उन्होंने ऐसा प्रत्याशी दिया जिसको कांग्रेस की सरकार ने आरोपी बनाया था एक घटना के लिए। तो उन्होंने मोहम्मद अकबर जी को परास्त करके वो सीट जीत ली। वैसे ही बीरनपुर में जो घटना हुई थी जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी, उसी मृतक के पिता को भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट बना दिया, और राज्य के एक और कद्दावर मंत्री रविंद्र चौबे जी अपनी सीट गंवा बैठे। तो इस तरीके से सीट बाय सीट जो स्ट्रैटेजी रही भारतीय जनता पार्टी की, वो काफ़ी कारगर साबित हुई, और जिस तरीके से एंटी इनकम्बेंसी थी उसको समझकर जो बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकता है, कास्ट कॉम्बिनेशन हो, कम्युनिटी कॉम्बिनेशन हो, या जो भी मुद्दे हों उस पर आधारित, तो उन्होंने उस तरीके से सफलता प्राप्त की, सीट दर सीट अपनी स्ट्रैटेजी बनाकर। पांचवी और जो आखिरी वजह है भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने की, वो है कांग्रेस में जो आपसी खींचतान और कार्यकर्ताओं की जो नाराज़गी रही पिछले 5 सालों में, उससे भी कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो हम शुरू से जैसे बात कर रहे हैं कि 2 सीएम, 2.5 साल का फॉर्मूला, फिर हमेशा एक पावर हाउस बनने की एक प्रोसेस चलती रही छत्तीसगढ़ में, और भूपेश बघेल जी, टीएस सिंहदेव जी, इन दोनों के बीच सीएम कौन होगा, क्या अब सीएम बदलेगा, कब सीएम बदलेगा, अब ये दिल्ली गए हैं, अब ये फिर बातचीत हो रही। तो काफ़ी असमंजस की स्थिति रही, और कांग्रेस में हम देखते हैं कि संगठन के कार्यकर्ताओं से ज़्यादा नेताओं के कार्यकर्ता होते हैं। तो वो नेता के कार्यकर्ता भी बहुत असमंजस में थे कि आखिर होने क्या वाला है, क्या होने वाला है। और जिस तरीके से एक गुट दूसरे गुट को इग्नोर करने की कोशिश कर रहा है, तीसरे गुट को इग्नोर करने की कोशिश कर रहा है, बहुत सारे वरिष्ठ नेता जो थे वो इग्नोर किए गए। सत्यनारायण शर्मा जी, धनेन्द्र साहू जी जैसे वरिष्ठ जो विधायक थे, उनको मंत्री बनाने के लायक भी नहीं समझा गया इस बार। तो इनके भी अच्छे खासे कार्यकर्ता थे, इनकी भी अच्छी पकड़ है, मजबूत पकड़ है पूरे प्रदेश में, अपने क्षेत्र में। तो एक तरीके से असमंजस की स्थिति रही, और आपसी खींचतान जो रही, उससे भी लोगों में मैसेज गया कि ये आपस में ही जब एक नहीं है, ये आपस में ही जब क्लियर नहीं, तो फिर आगे चलना बड़ा मुश्किल होगा। और ऐसे असमंजस की स्थिति में लोग और वोटर भरोसा नहीं कर सकते इस तरीके की राजनीति में। और यही हाल कार्यकर्ताओं का भी हुआ कि जो कार्यकर्ता चाहते थे कि 15 साल के बाद हमारी सरकार आई है, हमें कुछ मिलना चाहिए या हमारा कुछ काम हो जाना चाहिए, छोटे छोटे काम होते हैं, ट्रांसफ़र पोस्टिंग के, एडमिनिस्ट्रेटिव काम होते हैं, शायद वो भी सरकार ठीक तरीके से अपने कार्यकर्ताओं का ध्यान नहीं रख पाई। तो भाजपा का जो संगठन है उसका मुकाबला करने के लिए कांग्रेस को एक बहुत ही मोटिवेटेड संगठन की आवश्यकता थी, बहुत ही एक ऐसे संगठन की आवश्यकता थी जो इस चीज़ को बूथ लेवल तक हैंडल कर सकें भाजपा की रणनीति का। लेकिन बूथ मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं कांग्रेस फेल हुई है। इसीलिए बहुत छोटे छोटे मार्जिन से आप टीएस सिंहदेव जी का मार्जिन देखिए 94 वोट, आप कांकेर सीट का मार्जिन देखिए 16 वोट का, और पत्थलगांव में जो सांसद हैं बीजेपी की, वो मात्र 255 वोट से जीती हुई है। तो इस तरीके से जो छोटे छोटे मार्जिन्स थे, आई थिंक ये कांग्रेस कन्वर्ट कर सकती थी अपने पक्ष में। लेकिन वो बूथ मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी, वो कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह की कमी शायद खल रही होगी अब, कि इन चीज़ों पर अगर काम कर लिया गया होता तो आज जो जीत है वो डेफिनेटली इतनी बड़ी नहीं होती भारतीय जनता पार्टी की, या एक अच्छी जो फाइट है वो देने में कामयाब होती कांग्रेस पार्टी। दोस्तों, ये था मेरा एनालिसिस, आकलन
छत्तीसगढ़ चुनाव को लेकर। और काफ़ी इंटरेस्टिंग इसीलिए था क्योंकि इतनी पॉपुलर गवर्नमेंट को हटाकर, इतनी पॉपुलर गवर्नमेंट को हराकर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने परफॉर्म किया है, तो मुझे लगा कि इसका जो एनालिसिस है वो ज़रूर आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये छत्तीसगढ़ का एनालिसिस कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख के ज़रूर बताएं। आपकी भी अपनी कोई राय हो या आपको भी ऐसा लगता हो कि इससे भी अलग और कुछ कारण है, तो नीचे ज़रूर लिख कर बताएं। आपके सोच को पढ़कर, आपके विषय को पढ़कर मुझे बेहद खुशी होगी। तो दोस्तों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन हिट करना ना भूलें, ताकि इस तरीके के और भी जो इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं उन्हें आप कभी भी मिस ना करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। और भी वीडियोस हैं, उन्हें आप देखते रहिए, पॉलिटिक्स और लीडरशिप सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।